कि इतने ब्राह्मणों की हत्या इस सरकार में अब तक हो चुकी है, तो क्या अगर असफल है सरकार ब्राह्मणों की सुरक्षा करने में, तो क्या ब्राह्मणों को लाइसेंस देगी कि नहीं देगी? तो गया बेटे। पंकज चौधरी खुद कुर्मी समाज की बैठकों में जाके खुद को प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस करते रहे और वो कहते रहे सार्वजनिक तौर पर कि समाज को राजनीतिक दबदबा हासिल करने के लिए एकजुट रहना होगा। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने मीटिंग कैसे कर ली, इस भाजपा का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। ये लग रहा है कोई साजिश कर रहा है। अरे ब्राह्मण समाज वो बड़ा नाजुक समाज होता है, इसको बड़ा संभाल के रखना होता है। मैं नहीं मानता। जानबूझकर क्षत्रिय समाज को टारगेट कर दिया गया। क्षत्रियों ने कहा आओ भाई तुमसे करें दो हाथ, और जब ये क्षत्रियों को मनाने पहुंचे तब तक भैंस पानी में चली गई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू डिबेट की एक और नई डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज़ चैनल के एंकर अमिताभ अग्निहोत्री। दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं सपा के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह। जी हाँ दोस्तों, आज का इस डिबेट वीडियो का मुद्दा रहता है कि कई सारे सवाल पूछे जाते हैं डिबेट में। सबसे पहले तो उसके बाद सवालों का जवाब देते हुए बात को फेरने लगते हैं और अंतरसंट डिबेट में बकने लगते हैं। तब अमिताभ अग्निहोत्री अपने फॉर्म में आ जाते हैं और सवालों का ऐसा जवाब देते हैं कि फिर वह कभी सुन नहीं पाएंगे। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है डिबेट वीडियो, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को वीडियो समझ में आएगी। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। को आपसे बात शुरू करूंगा, फिर अरविंद जी और फिर सपा और भाजपा के पास। सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो बात कमरे में कही जा सकती थी, टेलीफोन पर कही जा सकती थी, व्हाट्सएप पर कही जा सकती थी, टेलीग्राम पे कही जा सकती थी, बुला कही जा सकती थी, जाके कही जा सकती थी, वो माइक पर क्यों बोली गई? कि अगली बार अगर ऐसा किया तो दंड मिलेगा। ये बात कान में क्यों नहीं कही गई? और केशव मौर्य तो कह रहे हैं कि बैठना उठना कोई गुनाह है क्या? और मजे की बात यह है कि पंकज चौधरी खुद कुर्मी समाज की बैठकों में जाके खुद को प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस करते रहे और वो कहते रहे सार्वजनिक तौर पर कि समाज को राजनीतिक दबदबा हासिल करने के लिए एकजुट रहना होगा कुर्मी समाज को। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने मीटिंग कैसे कर ली, इस भाजपा का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। नवेश को अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नई बहू आती है तो कम से कम उम्मीद की जाती है कि वो तेज तर्रार या सही गलत जो भी हो, कुछ दिन तो वो थोड़ा सा ढंग से रहेगी। हाथों की मेहंदी भी का रंग भी कमजोर नहीं पड़ा कि बेलन लेके नई बहू घर में कलह मचा दे तो लगेगा ये कोई साजिश कर रही है या ये गलत सिलेक्शन हो गया है। तमाम सवाल तो उठेंगे ही। कोऑर्डिनेशन तमाम ऊंच नीच होती रही भारतीय जनता पार्टी, तमाम बातें होती रही कि दिल्ली की कुर्सी और लखनऊ की कुर्सी में खटपट है और साफ जातियों का संतुलन में यह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत है सब कुछ संभाल लेना, बेहतर कोऑर्डिनेशन। कि कौन से अध्यक्ष पंकज जी आए कि ऐसी बहू के बस घर में आई, उसने कदम रखा और बेलन लेके उसने नचाना शुरू किया, अच्छे खासे शांत माहौल के घर में कलह मचा दी। अजीब बात तो लग रही है। पंकज जी का जो आपने जिक्र किया कि आपने इतनी सख्त चिट्ठी लिखी, उसके बाद आपने इतने सख्त बयान दे दिए सारी मीडिया को बुला के, लगी नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। ये लग रहा है कोई साजिश कर रहा है। अरे ब्राह्मण समाज को बड़ा नाजुक समाज होता है, इसको बड़ा संभाल के रखना होता है। जैसे घर में किसी शीशे का डेकोरेशन पीस नहीं होता है, उसे थोड़ा बच्चों को भी दूर रखा जाता है, बुजुर्गों को भी। ये बड़ा सजावट के लिए भी जरूरी है और ये बड़ा नाजुक होता है। ब्राह्मण समाज किसी की गाली नहीं खाता है, कभी कोई दंड उसको नहीं दे सकता है। वो लोगों को श्राप भी देता है और आशीर्वाद भी देता है। ये राजनीतिक इतिहास है भारत का। ब्राह्मण समाज ने कई पार्टियों को बना दिया और कई पार्टियों को बिगाड़ दिया। उसने कांग्रेस को शीर्ष पे पहुंचाया और कांग्रेस ने भी उसको शीर्ष पे पहुंचा दिया। जब उसने चाहा तो उस बसपा को भी की सरकार बहुमत की उत्तर प्रदेश में बना दी, जो बसपा उसको गाली देती थी, लेकिन उसने क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दे दिया। उसने मुलायम सिंह को भी बना दिया, उसने अखिलेश यादव को भी बना दिया। और उसको जब
मंडल बुरा लगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया कि भैया यहाँ कमंडल है, यहाँ शांति से अपना धर्म संस्कृति सब कुछ रहेगी, राष्ट्रवाद रहेगा, हमें सम्मान मिलेगा। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी जिसको 95% ब्राह्मण समाज वोट दे रहा है, वहां पर कभी कायस्थ उनके सिर पे बैठे हैं, कभी वहां ठाकुरवाद चल रहा है, कभी दलितों को सिराकों पर बैठा दिया। चलिए, सब समाज को साथ में सम्मान मिल रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन उस ठीक है नावेद भाई जी, ठीक बात आधार है जी। नावेद शिकोह ने नई बहू वाला जो एक रूपक बांधा वो बहुत अद्भुत है। भाजपा के कर्ता धर्ताओं को समझना चाहिए कि नावेद शिकोह की बात केवल नावेद शिकोह की बात नहीं है, सामान्य लोगों की प्रतिक्रिया है। मैं अरविंद जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात रखता हूं, ये संयोग है प्रयोग है, ये देवेंद्र प्रमुख बताएंगे जब इनके हमारे मतलब आपको मत के पास जाऊंगा। लेकिन ये कुछ है, बच के नहीं भाग सकते, गली से चुपचाप प्रमुख जी नहीं जा सकते, चौराहे पर आना होगा और या तो ये रास्ता चुनना होगा या वो। जब लोकसभा, मेरी बात से नावेद बाबू सहमत होंगे चूंकि वो लखनऊ में बैठते हैं, जब लोकसभा चुनाव आया तो मैं कहूंगा जानबूझकर, अरविंद जी आपसे प्रश्न करूंगा इसलिए गहराई से सुनिएगा, जानबूझकर क्षत्रिय समाज को टारगेट कर दिया गया। सहारनपुर से और सोनभद्र तक, गाजीपुर से गाजियाबाद तक क्षत्रियों ने कहा आओ भाई तुमसे करें दो दो हाथ, और जब ये क्षत्रियों को मनाने पहुंचे तब तक भैंस पानी में चली गई। सच्ची बात है। और जो कहीं नहीं ऐसा हुआ वो फिर राजनीति के स्कूल में अभी दाखिला भी नहीं लिए होंगे। सब मैं टीवी पे कहना नहीं चाहता, नहीं तो मैं नाम ले लेके बोल दूं कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने क्या किया। क्या बढ़िया था गुरु। उससे पार्टी का मुंडन संस्कार हो गया कि नहीं हो गया? लोकसभा के चुनाव में हो गया। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, पंचायत से ठीक पहले अब वही काम, आ बैल मुझे मार, ब्राह्मणों के कंटाप लगा दिए दो तीन। क्या जरूरत थी भैया? अरविंद जी मैंने बहुत दिमाग लगाया, इसीलिए मैं 4-5 दिन बाद इस विषय पे शो करने आया। मैं 4-5 दिन तक चिंतन में रहा, भोजन बैठक और विश्राम की मुद्रा में रहा कि चिंतन करता रहूं, देखूं आखिर ऐसा क्यों किया, बुद्धिमान लोग हैं, इसके पीछे हो सकता है कुछ अच्छा हो। फिर मुझे लगा नहीं अब इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। ठाले बैठे आपने जो एग्रेसिव ब्राह्मण नहीं उसको भी एग्रेसिव कर दिया। वो कह रहा ऐसी, ये बौरे हैं लोग, ऐसी बातें टेलीफोन पर की कही जाती हैं, बुला के कही जाती हैं, चाय वाय टेबल पे रख के समोसा वमोसा, तब धीरे से कहा जाता है कि भाई साहब प्लीज देख लीजिए। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। ऐसा थोड़ा है क्या? बोले लाठी से हाँकेंगे। अरविंद जी ये प्रयोग है, संयोग है, क्या है? क्योंकि एक हादसा हम देख चुके, इसलिए अब ये नहीं कह सकते अरे नहीं ऐसा हो गया ना। जो एक बार हार्ट अटैक झेल चुका उसे तो एंजाइना का दर्द समझ आता है ना वो कैसा होता है। अरविंद जी जी आप सही कह रहे हैं। जिसका दूध से मुंह जला हो उसको मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीना चाहिए, इस बात से तो मैं सहमत हूँ। देखिए राजनीति की जो डगर है ना वो पनघट की डगर के जैसे है, सबको संभालना बहुत कठिन है। कहा गया है ना बहुत कठिन है पनघट की डगर। और ये जो अनुशासनहीनता है और अनुशासन में बने रहना है, जातियों के बैठकों के संदर्भ में इसके बीच में एक बहुत ही पतली लाइन है। और पतली लाइन ये है कि यदि संगठन के प्लानिंग के हिसाब से, संगठन की योजना के हिसाब से और संगठन को जानकारी देकर आप बैठक करते हैं तो जातिगत बैठकें सभी करती हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी करती है, अति ओबीसी की बात करती है, पासमानदा की बात करती है और अति पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बात करती है। तो सब करते हैं। लेकिन यदि संगठन से इस विषय में विचार विमर्श हो गया हो, संगठन की योजना हो, आप करते हैं तो ठीक है। अच्छा अपने आप भी कर ले तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से जब मैसेज जाता है कि पार्टी में जाति के आधार पे फूट बढ़ रही है, बेमनत से बढ़ रहा है, तब नेतृत्व को चिंता होती है और तब लगता है भैया ये ठीक नहीं है, ये तो सीमा रेखा क्रॉस होने का मामला है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई सीमा रेखा इसमें क्रॉस हुई है बैठकों से। एक चेतावनी जरूर है कि बीजेपी को समय रहते संभाल लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, हमारे सपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और कांग्रेस के मित्रों से भी,
कि आपको खुद आगे आना है और अपना घर बनाना है तो आपके बल पर ही बनेगा। बीजेपी का घर टूट जाएगा, उसके बाद सपा का घर मजबूत हो जाएगा। मुझे लगता है इस तरह का सपना देखना विपक्ष छोड़े। विपक्ष मूल्यों का, मुद्दों के आधार पे राजनीति करे, तथ्यों और तर्कों के आधार पे राजनीति करे, जमीन से जुड़े मामले उठाए, उसी में विपक्ष का भला है। ठीक, मुझे लगता है कि अरविंद जी ने जो बात कही वो शास्त्रीय बात है ना। जैसे शरिया में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, वैसे। अब प्रैक्टिकलिटी तो उससे अलग होती है। जमीन हजारों साल आगे गंगा बह जाती है तो नहीं खाओगे। तो आदमी अपने माता पिता की नहीं मान रहा, अध्यक्ष की कौन माने? दुनिया बदल गई ना। अब दीनदयाल जी वाला मामला तो है नहीं। धर्मेंद्र जी, अच्छा आपने भी सोचा बरसात हो रही है, बाल्टी भर लो, क्या बोले सारे ब्राह्मण इधर आ जाओ, चाचा शिवपाल और अखिलेश जी ने भी मेरे ख्याल 7-8 ठोक दिए, सटासट बोले तवा गरम है, तोड़ा मारे रहो। मेरे ख्याल से आप लोग जल्दी उम्मीद में आ जाते हो। एक बार आप और भी पहले ऑफर दे चुके हो केशव मौर्य जी को, बोले आ जाओ, सौ लेके आ जाओ, शपथ करा दें। इससे अपना भी छोटापन जाहिर होता है कि हम कितने बेचैन हैं। अंदर खाने दो ऑफर, इस पे व्हाट्सएप पर आ जाओ गुरु, व्यवस्था है, ऐसा डाल दो मैसेज चुपचाप। टीवी पे ना बोलो धर्मेंद्र जी, टीवी बोलने में फजीयत हो जाती है। नहीं जी नहीं अमिताभ जी, कोई धोखा फजीयत की बात नहीं है। सच ये है कि जब अन्याय हो रहा है प्रदेश में, अत्याचार हो रहा है, जो कि लगातार हम लोग पहले दिन से योगी आदित्यनाथ जी के शपथ के बाद जो घटनाएं, परिस्थिति जन जो साक्ष्य उपस्थित रहे, उनको लेकर के लगातार मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी हम लोग उठाते रहे हैं। ये अलग बात है कि चूंकि गूंगी बहरी सरकार है, हमारे आरोपों को सुनना नहीं चाहती। अब जब सरकार के अंदर, देखिए कोई नया नहीं है, थोड़ा पीछे जाएंगे अमिताभ जी, पहले ही कार्यकाल में जिस तरह से तमाम लोगों ने इसको उत्तर प्रदेश बना ब्रह्म हत्या प्रदेश, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने ही हैशटैग चलाया, सोशल मीडिया पर लिखा और इस तरह के बयान दिए। अभी मजा आएगा ना। और यहां तक रहा कि आपको तो याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक तत्कालीन विधायक ने विधानसभा में 3 सवाल पूछा, और वो सवाल था कि कितने ब्राह्मणों की हत्या इस सरकार में अब तक हो चुकी है, ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या कोई योजना या कोई उन्होंने रोड मैप तैयार किया है, और क्या अगर असफल है सरकार ब्राह्मणों की सुरक्षा करने में, तो क्या ब्राह्मणों को लाइसेंस देगी कि नहीं देगी। क्या हुआ उनके साथ? योगी जी के कोप भाजन के शिकार हो गए, सबको मालूम है, सबने देखा किस तरह से स्पेसिफिक कुछ स्वामी चिन्मयानंद जी जैसे लोगों को स्वजाति होने के नाते बचाने से लेकर के और किनके खिलाफ कार्रवाई हुई, इसकी भी एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है। उस पर किसी इंडिविजुअल, चूंकि सब्जेक्ट पर चर्चा नहीं है तो हम कहना भी नहीं चाहते। इवन जितिन प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा पहले ज्वाइन करने के पहले भी लगा चुके हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कि ब्राह्मणों का बड़ा अन्याय अत्याचार है, मान सम्मान नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें कुछ करना होगा। ये अलग बात है कि उपकृत होने के बाद उनके सुर क्या रहे, कैसे रहे, वो सब जान रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी हैं, जैसा कि आपने बताया, इन्होंने अगर एक ब्राह्मण समाज के माननीय विधायक गण कहीं भोज पर अगर उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनका थानेदार से लेकर के कलेक्टर तक नहीं सुन रहा है, उनके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, तो कोई भी कि दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी एंड आप लोग वीडियो का आनंद ले पाए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज अमिताभ अग्निहोत्री ने अपने फैक्ट की इस बातों को लेकर के काफ़ी तगड़ा उनको सवाल जवाब किया है, जिसमें कि देख करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो आपको उम्मीद करूँगा कि कुछ नॉलेज मिला होगा। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारी वीडियो को जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर ज़्यादा कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पे और लोग विजिट करें और जिनको डिबेट पसंद है वह लोग हमारे डिबेट को एंजॉय करें। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को कहीं पे कर लेते खत्म और मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट था। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।